हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप सभी की स्टडी? आई होप अच्छी चल रही होगी। सो बात करते हैं असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर थ्योरी क्लास 7 रहेगी। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, EIA पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें जो बेसिक्स पॉइंट बताए थे किसके 2006 के। EIA जो नोटिफिकेशन आया था 2006, उसके हमने बेसिक पॉइंट्स किए थे। 2006 के बारे में हमने किया था, क्या कुछ उसमें नोटिफाई किया गया था। सो आज हम बात करते हैं EIA नोटिफिकेशन 2020 और जो 2006 है उसको भी कंपेयर करेंगे, क्या कुछ 2006 में दिया था और क्या कुछ 2020 में दिया गया है। सो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। 23 मार्च 2020 The Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued the Draft Environmental Impact Assessment Notification 2020। मीन्स क्या है, 23 मार्च 2020 को पर्यावरण मंत्रालय ने EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 जारी किया था। इसका मीनिंग है कि 2006 में EIA के कानून बनाए गए थे, उनमें चेंज करने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था और ये कानून बनेगा। बट कानून बनने से पहले इस तरह के इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी बिल होती है उसको जनता के कमेंट के लिए ओपन कर देती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, द मिनिस्ट्री हैड sought कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द ड्राफ्ट एंड द डेडलाइन फॉर दिस 11 अगस्त 2020। सरकार की तरफ से ड्राफ्ट 23 मार्च को बनाया गया था, बट उसे पब्लिकली 11 अगस्त को अवेलेबल कराया गया था। और इस तरह के ड्राफ्ट को नॉर्मली 2 महीने का टाइम दिया जाता है। जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो ड्राफ्ट होते हैं उसको 2 महीने का टाइम दिया जाता है, और जनता के कमेंट्स के लिए 2 महीने का टाइम होता है। बट क्योंकि 2020 में क्या था, कोविड आ गया था एंड पेंडेमिक की वजह से लोग इसे देख नहीं पाए, और लोगों ने अपील की कि इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाए, जिससे वो इसको देख सकें, सोच सके इसके बारे में, देन अपने जो कमेंट्स है वो दे सकें। सो इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई थी, किसकी वजह से, पेंडेमिक की वजह से। नेक्स्ट है, एक्टिविस्ट क्लेम दैट फॉर फ्रॉम एन इम्प्रूवमेंट दैट 2022 ड्राफ्ट रिग्रेसिव डिपार्चर फ्रॉम 2006 वर्जन इट सीक्स टू रिप्लेस। अब इसका मीनिंग क्या है, अब जब एनवायरनमेंट के लिए नया कानून लाया जा रहा है, सो कायदे से पर्यावरण को बचाने के लिए और सख्त कानून होना चाहिए। यानी कि 2006 के कंपैरिजन में 2020 का जो EIA ड्राफ्ट लेके आए हैं, जो नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, तो उससे पहला थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि 2006 के मुकाबले 2020 वाला कानून और कमज़ोर है, यानी कि ये वीक है 2006 के कंपैरिजन में, और इससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है या फिर होगा। एंड देख लेते हैं आगे EIA नोटिफिकेशन 2006, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा 2006 के नोटिफिकेशन में क्या था और क्या कुछ चेंज किए गए हैं 2020 के नोटिफिकेशन के, दोनों में क्या कंपैरिजन है। सो जब तक आप 2006 का नहीं जानोगे तो आपको 2020 का समझ नहीं आएगा। पहले 2006 का देखते हैं। To understand the changes in current draft EIA notification, we need to understand EIA 2006 rule first. EIA notification 2006 decentralize the process of EIA. अब जो EIA नोटिफिकेशन 2006 है, क्योंकि इसको बिना समझे हम आगे जो ड्राफ्ट 2020 में क्या चेंज आए हैं मुश्किल होता है समझना। तो 2006 के नोटिफिकेशन में कुछ प्रावधान थे, यानी कि EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के अनुसार इसे डिसेंट्रलाइज किया गया। मीन्स क्या है, प्रोजेक्ट को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन से पार्ट है, कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया। यानी कि कैटेगरी A की अगर हम बात करें, EC फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसे केंद्र सरकार से एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो ड्राफ्ट इसे देगी, जो A कैटेगरी में आते हैं वो कौन देगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। एंड कैटेगरी B की अगर हम बात करें, कैटेगरी B EC फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कैटेगरी B के जो भी प्रोजेक्ट होंगे उसे राज्य सरकारें एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट देंगी। और आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, कैटेगरी B, पब्लिक कंसल्टेशन आफ्टर EIA रिपोर्ट सबमिशन। एंड यानी कि बात करते हैं किसके, कैटेगरी B की। कैटेगरी B को भी अगर हम बात करें आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। किस में डिवाइड किया है, B1 एंड B2 में।
B1 और B2 में इसे डिवाइड किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं B1 में कौन से प्रोजेक्ट रखे गए हैं, इसमें लिखा गया है कि जो प्रोजेक्ट B1 कैटेगरी में रखे गए हैं उन्हें कंपलसरी EI करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो करना पड़ेगा, जो किस में आते हैं, प्रोजेक्ट कैटेगरी B1 में आते हैं। अब कैटेगरी B1 में जो है मैंडेटरी कर दी है किसे, EI को। अब इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, तो इसमें आते हैं ऐसे प्रोजेक्ट जैसे माइनिंग है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, एंड इंक्लूडिंग वेरी स्मॉल एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ, अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, सो इनको मैंडेटरी कर दिया, इनके लिए EIA करना पड़ेगा, किसमें, जो B1 में आते हैं। नेक्स्ट है, अगर B2 की बात करें तो B2 में EIA करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी, EIA करने की। और पब्लिक कंसल्टेशन की अगर हम बात करें, पब्लिक कंसल्टेशन आफ्टर EIA रिपोर्ट सबमिशन, और पब्लिक कंसल्टेशन भी शुरू हुआ 1997 में, इसे चेंज किया गया था और 2006 के प्रावधान में लिखा गया है कि पब्लिक कंसल्टेशन EIA रिपोर्ट के बाद सबमिशन होगा, किसके बाद, EIA रिपोर्ट के बाद सबमिशन होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो सपोज करो आपके घर, आपके पड़ोस में कोई केमिकल फैक्ट्री शुरू हुई है और शुरू करने से पहले आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब फैक्ट्री वहाँ पर लग गई है, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, पहले पूछा नहीं गया, तो इसका फ़ायदा क्या अगर उसको बाद में पूछेंगे। इसके अलावा 2006 के नोटिफिकेशन में जो EIA की अवधि है, जो EIA की यानी कि ड्यूरेशन है, उसमें 20 से 28 महीने कम करके कितना टाइम कर दिया, उसे 10 से 14 महीने का टाइम कर दिया है। और उसे कितना कम करके लिए हैं, 10 से 14 महीने, क्योंकि EIA होता है एक लंबे पीरियड में होता है, क्योंकि EIA का जो इम्पैक्ट होता है वो ये नहीं है कि 2-4 मंथ में दिखेगा, 6 मंथ में दिखेगा, तो ये क्या होता है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। सपोज़ मैंने कोई फैक्ट्री ओपन की है, यानी कि एक सीज़न में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ है, जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, उसका अगर हम बात करें समर में कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, बट रेनी सीज़न में क्या होता है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है। विंटर में कोई एडवर्स, अगर इसकी बात करते हैं, एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है उसका, जो उसके आसपास लोग या पेड़ पौधे, उनके ऊपर किस तरह का एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये एकदम से नहीं दिखता। ये क्या दिखता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, किसके दिखने में, इस तरह के बैड इम्पैक्ट दिखने में। यानी कि इसकी अगर हम बात करें, कॉम्प्लाइज रिपोर्ट टू सबमिटेड बाय पार्टीज एवरी 6 मंथ। अब नेक्स्ट इसमें बात क्या की है, 6 मंथ की बात की है, किसमें, अगर हम बात करते हैं 2006, इसका मतलब है कि मेरा EIA यानी कि लंबी अवधि के लिए होना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे मैं कोई फैक्ट्री बना दूंगी, कोई केमिकल यानी कि प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, तो उसकी कॉम्प्लाइंस जो रिपोर्ट है वो सबमिट करानी पड़ेगी आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ बाद उसकी सबमिट करानी पड़ती थी अकॉर्डिंग 2006 की जो नोटिफिकेशन आई थी EIA। नेक्स्ट है EIA नोटिफिकेशन 2020। अब देख लेते हैं 2020 में क्या नोटिफाइड हुआ था। जो हमने लास्ट पेज किया वो क्या किया था 2006 में। अब देखो इसमें क्या कुछ कंपेयर करते हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये नोटिफिकेशन की। अब देखते हैं 2020 के नोटिफिकेशन। सबसे पहला बदलाव है कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आ सकता है। अगर मुझे कोई केमिकल फैक्ट्री शुरू करनी है तो मैं उसकी अगर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकती हूँ। मान लो जैसे कोई फैक्ट्री शुरू करनी है, आप उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो, वर्क शुरू कर सकते हैं, उसके बाद में अप्रूवल ले सकते हैं, यानी कि पहले आप बना सकते हो अपनी फैक्ट्री को, देन आप अप्रूवल ले सकते हो। किसके अकॉर्डिंग, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के अंडर। यानी कि EC विल बी द रीज़न। इसमें क्या रीज़न दिया है सरकार ने कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए एंड दे कैन गिव यू आफ्टर द स्टार्टेड प्रोजेक्ट ऑफ EC। यानी कि एनवायरमेंटल क्लीयरेंस रिपोर्ट आप कब ले सकते हो, आप प्रोजेक्ट को वहाँ पे शुरू करने के बाद, यानी कि काफ़ी कुछ आप वहाँ बना सकते हो, उसके बाद आप इसकी जो क्लीयरेंस रिपोर्ट है यानी कि क्लीयरेंस सर्टिफिकेट है वो आप ले सकते हो। और इसके अलावा पब्लिक कंसल्टेशन ने भी काफ़ी कुछ चेंज कर दिया इसमें, चेंजेस टू पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। यानी कि जो पब्लिक कंसल्टेशन में चेंज किया है, पहले 1 महीना दिया जाता है, पहले इसका कितने टाइम होते थे, उसमें 30 डेज़ देते थे, बट इसे कम करके 2020 में क्या कर दिया, उसे 20 डेज़ कर दी है। किसको, 30 डेज़ से कम करके इसे 20 डेज़ कर दिया।
उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके अलावा कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट में जो कुछ चेंजेस किया जाए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट पहले 6 मंथ में देनी पड़ती थी और अब कितनी देनी पड़ेगी, 1 साल में। जैसे 2006 में कितने दिन के बाद देते थे हम कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट, 6 मंथ के बाद देते थे। बस 2020 में क्या कर दिया गया है, इसे अब 1 साल बाद, यानी कि आपको बीच में 6 मंथ में कोई रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट 1 साल बाद इसे दे सकते हो। इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि अभी जो पॉसिबल है कि EIA को बाईपास मीन्स पूरे EIP को ही बाईपास कर सके। मीन्स क्या है, प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक अगर सरकार बता दे कि मेरा तो इस तरह का प्रोजेक्ट है, यानी कि देयर इज़ नो नीड फॉर EIA, कि हमारा ये ऐसा प्रोजेक्ट है इसमें EIA की रिपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर सरकार कह दे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर सरकार कह दे कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी रोड प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो क्या है, एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, यानी कि सारे बॉर्डर रोड जो बन रहे हैं अगर सरकार कहे कि वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक है, तो इसके अलावा कि प्रोजेक्ट जिनका साइज होगा, जैसे पहले हमने बात की, अगर सरकार बोल दे कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेटेजिक होंगे, तो उसमें हमें EIA की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अप टू 1,50,000 स्क्वायर मीटर डोंट नीड स्क्रूटिनी, यानी कि अर्लियर 2020 स्क्वायर मीटर। अब सरकार अगर कहे कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनका साइज़ क्या होगा 1,50,000 स्क्वायर मीटर तक होगा, उन्हें EIA की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कितना बड़ा एरिया है, 1,50,000 स्क्वायर मीटर। मीन्स क्या है कि इमेजिन कीजिए कितना बड़ा एरिया होगा ये। 2006 के अकॉर्डिंग ये साइज़ कितना था, 20,000 स्क्वायर मीटर। अब देखो इसे बढ़ाकर कितना गुना ज़्यादा कर दिया, यानी कि 1,50,000 स्क्वायर मीटर इसे कर दिया है। और इसलिए इस नोटिफिकेशन बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या कहा है इस नोटिफिकेशन के ऊपर कि इट इज़ फर्दर गोइंग टू इम्पैक्ट द एनवायरमेंटल एडवर्सली, यानी कि क्योंकि हम आज बहुत सारी ज़्यादा आर्थिक विकास के ऊपर फोकस है और हमारा एनवायरनमेंट को कंपल्सरी नेगलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम एनवायरनमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे कि इसके ऊपर कितना बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, इससे हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर में, हमारी जो जनरेशन है उसे क्या दिक्कत आ सकती है। तो ये सब बात कर रहे थे कौन, एक्सपर्ट, जो हमारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जितने प्रोजेक्ट हैं जितने आप याद रख सकते हो याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं इनमें से किसे क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है न्यूक्लियर पावर। नेक्स्ट है यानी कि क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट किससे ज़रूरत पड़ेगी, या आगे चलने का जो भी सिग्नल है, जो भी ग्रांट करता है EIA एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूक्लियर पावर। इससे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे यानी कि न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड आप जानते ही हो, उसके लिए भी क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, किसे, EIA से। नेक्स्ट है रिवर वैली प्रोजेक्ट। रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंदर इसी के अंदर आते हैं और इसे भी क्या कैटेगराइज किया गया है आगे। पोर्ट्स एंड हार्बर, एयरपोर्ट, छोटे लेवल पर हार्बर या फिर पोर्ट्स को क्लियरेंस लेना ज़रूरी नहीं है, ओनली जो बड़े पोर्ट्स होते हैं और हार्बर होते हैं उनको जो क्लियरेंस रिपोर्ट लेना ज़रूरी है फ्रॉम किसे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट से। एंड नेक्स्ट है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज जो है उनके लिए भी ज़रूरत पड़ती है, किसके लिए, EIA रिपोर्ट की। एंड केमिकल फर्टिलाइज़र, इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं कि जो नाइट्रोजिनस या फिर फॉस्फेटिक या अदर कंपाउंड या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होते हैं उनके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में यानी कि जो टेक्निकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स है उनके लिए क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस जो है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर दोनों आ जाते हैं, यानी कि ऑयली फिनिक और एरोमेट्रिक, जो लैब से रिलेटेड, यानी कि जो लैब से रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो केमिकल होते हैं वो सारे इसके अंडर आते हैं, तो इसके लिए भी हमें क्लियरेंस रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बल्क ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, और इसकी अगर हम बात करते हैं बल्क ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, बल्क लेवल पर जो ड्रग्स या फिर मेडिसिन यूज़ होती है या फिर उनका जो प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए हमें किसकी क्लियरेंस लेनी ज़रूरी है।
एंड नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन फॉर द ऑयल एंड गैस, तेल और गैस की खोज, यानी कि ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट करना है हमें, जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर उसकी स्टोरेज करनी है, इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। सिंथेटिक फाइबर ये भी इसी के अंडर आ जाता है कि हमें किसके लिए, इसके लिए भी हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, एस्बेट्स एंड द एब्सोटोस प्रोडक्ट, यानी कि अभ्रक और अभ्रक के जो उत्पाद होते हैं इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है तो उसके लिए भी हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड नेक्स्ट है हाइड्रोजन एंड द एसिड एंड द डेरिवेटिव्स, यानी कि हाइड्रोजेनिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, इन सब के लिए यानी कि क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके ध्यान से देखना है, समझना, और देन आपने इसको अच्छे से नोट करना है। उसके बाद आ जाता है प्राइमरी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, यानी कि प्राथमिक धातु कर्म उद्योग। ये कैसी इंडस्ट्री होती है, जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगी, कॉपर इंडस्ट्री है, जिंक इंडस्ट्री है, तो ये सब, इन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है क्लोर एंड एल्कली इंडस्ट्री जो है, उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। इंटीग्रेटेड पेंट कॉम्प्लेक्स, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर पेंट से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है विस्कोस स्टेपल एंड द फेयर एंड द फिलामेंट्स वन, तो इसके लिए भी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। स्टोरेज बैटरी इंटीग्रेटेड, ये सब, इनके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, किसे, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से। एंड नेक्स्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल टूरिज्म प्रोजेक्ट बिटवीन 200 मीटर टू 500 मीटर ऑफ हाई वाटर लाइन एट द लोकेशन विद द एलिवेशन ऑफ मोर देन 1000 मीटर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन रेट 5 करोड़, यानी कि 200 मीटर और 500 मीटर के जो हाई वाटर लाइन के बीच और 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, और जिसकी जो कॉस्ट यानी कि उसके ऊपर इन्वेस्ट कितना हो, 5 करोड़ का हो, या फिर कोई भी जो टूरिज़्म प्लान है, कोई भी टूरिज़्म प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र, इसके लिए भी हमें किसकी, क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए पड़ेगी, माइनिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट है हाईवे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हाईवे प्रोजेक्ट होते हैं, वे प्रोजेक्ट जिसमें रिपेयर के लिए कोई काम चल रहा है, या फिर रोड चौड़ा करना है, या फिर उसमें कुछ डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइडर वहाँ पे लगाने हैं, उसके लिए हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने के, यानी कि इसके लिए हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड नेक्स्ट है टैरेड रोड है, जैसे हिमालय और अन्य क्षेत्रों में जो टैरेड रोड होती हैं, पक्की सड़कें बनाने की, वहाँ पे पक्की सड़कें बन रही है, कुछ और वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। डिस्टिलरीज़ के लिए भी पड़ती है, एंड द रो स्किन एंड द हाइट, इसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। पल्प पेपर एंड द न्यूज़ प्रिंट, ये सब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इस सब के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। नेक्स्ट है सीमेंट है एंड द फाउंड्रीज़ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, मेटा एमिनोफेनॉल है, इसके लिए, इन सब के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है, यानी कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। सो ये 30 इसमें प्रोजेक्ट है जिसमें हमें यानी कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं लीगल बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ EIA, यानी कि सबसे पहले क्या आता है, पहले आ जाता है इसमें, अगर लीगल बेसिस की बात करें तो रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पोस्ट प्रोडक्ट मॉनिटरिंग, मीन्स क्या है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करना, इनके रिलेटेड प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैड और गुड पड़ेगा, तो ये सारा किसके अंडर आ जाता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंडर। पोस्ट प्रोडक्ट मॉनिटरिंग करना, जैसे मैंने अभी बताया ही था आपको लास्ट में, पोस्ट प्रोडक्ट मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं स्पष्ट प्रावधानों के साथ प्राथमिक पर्यावरण उपकरण के रूप में कार्य करें। अब इसमें क्या जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है कि संभावित जो पर्यावरणीय प्रभाव वाले, यानी कि जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड है, पर्यावरण पर उसका लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैसा इफेक्ट पड़ेगा,
तो ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट है किसी भी प्रोजेक्ट या एनवायरनमेंट या फिर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर किसी भी तरह का कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ पे जो मतलब के पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी है किसी भी तरह का उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड हैव बिल्ट, इसके अंदर जो भी होता है यानी कि बिल्ट मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिल्ट मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो फीडबैक यानी कि उसको फॉलोअप करना पड़े, उसका फीडबैक देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है उसके बाद आ जाता है कंसिडर सस्टेनेबल एस्पेक्ट सच एज अ कैपेसिटी फॉर द एसिमिलेशन एंड द कैरिंग कैपेसिटी बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शन। इसमें यानी कि स्थायी पहलुओं पर विचार करें, आत्मसात करने की आवश्यकता है जैव विविधीकरण के संरक्षण के लिए। यानी कि हम देखो जो अगर हम बात करते हैं किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यानी कि हम जो एट प्रेजेंट हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको साथ लेते हुए हम अपने इकोनॉमिकल यानी कि उसको डेवलपमेंट भी करें, हमारे जो फ्यूचर की जनरेशन है उसके लिए भी जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज है जितने भी संसाधन हैं उनको बचाए रखें। अब इंक्लूड मैकेनिज्म, कौन सी चीज़ें ऐसी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म इंक्लूड होते हैं, यानी कि मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इवेल्यूशन किया जाता है। यानी कि इसमें हैव अ बिल्ट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलो द फीडबैक ऑफ द कंप्लाई तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि इसको भागीदारी के साथ साथ लचीला दृष्टिकोण रखना और प्रदान करना। इंक्लूड मैकेनिज्म फॉर द मॉनिटरिंग एंड द ऑडिटिंग इवेल्यूशन, यानी कि निगरानी, लेखा परीक्षा और मूल्यांकन के लिए के तंत्र भी इसमें शामिल होते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ EIA प्रोसेस। अब क्या स्टेप्स होते हैं EIA प्रोसेस के? जो स्टेप्स होते हैं EIA प्रोसेस को, इनको आपने ध्यान से देखना है, समझना है और इसको स्टेप वाइज याद रखना है, यानी कि सीरीज वाइज आपको याद होने चाहिए कि फर्स्ट पे क्या आता है, सेकंड पे क्या आता है, थर्ड पे क्या आता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं EIA के लिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाता है, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं इसमें क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड है, तो ये सब किस में आ जाती है, स्क्रीनिंग में आती है। प्रोजेक्ट में स्क्रीनिंग की ज़रूरत है या नहीं, यानी कि इसमें क्या देखा जाता है कि किस प्रोजेक्ट में स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। अगर स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है तो इट्स ओके, अगर स्क्रीनिंग की ज़रूरत है तो गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, स्कोपिंग आती है। अब स्कोपिंग में क्या आता है, प्रोजेक्ट का स्कोप कितना है, आसपास के एनवायरनमेंट पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लोगों के ऊपर इस प्रोजेक्ट का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सारा यानी कि मिटिगेशन पॉलिसी क्या है कि इसकी, तो ये सब किस में देखा जाता है, स्कोपिंग में देखा जाता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा। अब कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा में क्या आता है, जिस भी एरिया में प्रोजेक्ट लगाना है वहाँ के एनवायरमेंटल स्टेटस क्या है उसके बेसलाइन डाटा के अंदर कलेक्ट किया जाता है, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरह का किसी भी मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर किसी भी तरह का कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, लोगों के ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, तो ये सब आता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, यानी कि प्रभाव भविष्यवाणी। इसमें देखा जाता है कि प्रोजेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, कितने उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे और कितने उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है या नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो ये सब देखा जाता है। और क्या इम्पैक्ट टेम्परेरी है, यानी कि टेम्परेरी वो रहेंगे या फिर परमानेंट है, तो इन सब में इसको प्रिडिक्ट किया जाता है। टेम्परेरी यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। एंड नेक्स्ट है मिटिगेशन मेजर एंड द EIA रिपोर्ट। मिटिगेशन में क्या करते हैं, इसमें EIA रिपोर्ट आ जाती है और इस रिपोर्ट के अंदर एक्शन या स्टेप्स आते हैं कि कैसा रोका जाए। मान लो अगर बात करते हैं इसमें परमानेंट है कोई भी इफेक्ट, तो उसे कैसे कम किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए अपने एनवायरनमेंट को। जो भी प्रभाव है देखा जाता है एनवायरनमेंट को कोई भी किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक हियरिंग की, जन सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक हियरिंग यानी कि जब EIA रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है इसके बाद वहाँ के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उनसे कंसल्ट किया जाता है किसके अंदर, पब्लिक हियरिंग के अंदर। यानी कि वो जो कुछ कहना चाहते हैं या फिर उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसे सजेशन दे उस प्रोजेक्ट की जगह या फिर उसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो ये सब किस में आते हैं, पब्लिक हियरिंग में आते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना। जो भी इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है वो अपने एक्सपर्ट के साथ मिलकर कंसल्ट करती है और सभी पहलुओं को देखते हुए फाइनल डिसीजन लेती है, जिसमें डिसीजन मेकिंग में।
नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, यानी कि पर्यावरण प्रबंधन योजना की निगरानी और कार्यान्वयन। अब इसमें क्या होता है, ये लास्ट स्टेप है किसका, EIA स्टेप्स के अंडर। तो लास्ट स्टेप्स में क्या होता है, मॉनिटरिंग की जाती है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, और लास्ट प्रोसेस के अंदर ये सब आ जाता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। तो ये बात की हमने, यानी कि यहाँ तक हमारा कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया, स्टेप्स ऑफ EIA प्रोसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं एनवायरमेंटल कंपोनेंट ऑफ EIA। एनवायरमेंटल कंपोनेंट ऑफ EIA कौन कौन से होते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो द EIA प्रोसेस लुक्स इनटू द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। कौन कौन से आ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एम्बिएंट एयर, यानी कि वायु पर्यावरण में उसकी क्वालिटी और एम्बिएंट एयर प्रेजेंट होनी चाहिए। जो परिवेशीय वायु है उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए और वायु प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। सेकंड है जो मेट्रोलॉजिकल डाटा है, सेकंड पे बात करते हैं विंड स्पीड, डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल डाटा, विंड स्पीड है वो कितनी है, ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, डायरेक्शन क्या है, ये सब मेट्रोलॉजिकल डाटा से एनालाइज किया जाता है। एंड नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ एमिशन लाइक फ्रॉम द प्रोजेक्ट, यानी कि क्वालिटी ऑफ एमिशन किस तरह का प्रोजेक्ट है, कौन सी गैस रिलीज़ होगी और उस गैस के रिलीज़ होने से एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैड पड़ेगा, गुड पड़ेगा। सो क्वालिटी ऑफ एमिशन में सब देखा जाता है। नेक्स्ट है पोल्यूशन एंड कंट्रोल डिज़ायर्स या फिर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो भी मेन काम होता है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो सब एयर एनवायरनमेंट ऑफ EIA के अंडर मेंशन किया गया, यानी कि ये सब काम कौन देखता है, EIA के अंडर देखता है कौन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंटर और स्टेट। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ नॉइज़, ये बात की हमने एयर एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं नॉइज़, लेवल ऑफ नॉइज़ प्रेजेंट एंड प्रिडिक्टेड, यानी कि इसके अंडर क्या होता है, चेक किया जाता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है किस तरह के नॉइज़ पोल्यूशन तो नहीं होगा आसपास, यानी कि आसपास के जो लोग वहाँ पे रहते हैं वहाँ किसी भी तरह का कोई ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन तो नहीं होगा, हानिकारक प्रभाव तो नहीं होगा, इसमें ये सब प्रेडिक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट है वाटर एनवायरनमेंट। अब जैसे इसमें आ जाता है स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि अगर नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाई जाती है कि जैसे नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सके। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है वाटर एनवायरनमेंट, एग्जिस्टिंग ग्राउंड एंड द सरफेस वाटर एंड रिसोर्सेज, देयर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी विद इन द जोन, यानी कि अब जो वाटर कि अगर हम बात करें वाटर एनवायरनमेंट, एग्जिस्टिंग जो ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी पर बैड इफेक्ट ना पड़े, और ये जिस जोन में कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर लगाया जाना है उससे रिलेटेड ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस वाटर पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, तो ये सब इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज। अब इसमें क्या आता है, अगर बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन द प्रपोज प्रोटेक्शन वाटर रिसोर्सेज में देखा जाता है कि प्रदूषण और वायु गुणवत्ता के मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि फ्लोरा एंड फौना इन इम्पैक्ट जोन, प्रभाव क्षेत्र में वनस्पति और जीव। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं जैविक पर्यावरण के अंडर आते हैं, और यानी कि जहाँ पर फ्लोरा एंड फोना जोन इन द इम्पैक्ट जोन, इसमें क्या आता है फ्लोरा एंड फ्लोरा जोन इन द इम्पैक्ट जोन, जहाँ पर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जा रही है वहाँ के प्लांट और एनिमल के ऊपर इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इन सब को ध्यान में रखना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू EIA। अगर प्रोजेक्ट के दौरान कोई डैमेज होता है, कोई भी एफ्लुएंट रिलीज़ होगा तो किसी भी तरह की गैस या आसपास लैंड पर, ये सब ध्यान रखती है किसके अंडर, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंडर। एंड नेक्स्ट है लैंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल, यानी कि बायोलॉजिकल स्ट्रेस प्रेडिक्शन, पहले बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रेस एंड प्रेडिक्शन, यानी कि जैविक तनाव या फिर भविष्यवाणी। अब इसमें क्या आता है स्ट्रेस, या फिर इसमें बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रेस या फिर प्रेडिक्शन की। वहाँ के एनवायरनमेंट पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा या फिर लैंड को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है इस प्रोजेक्ट के कारण, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाया गया है या फिर लगाया जाएगा, इससे वहाँ के लैंड के ऊपर या फिर वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट इन सबको एनालाइज किया जाता है कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए,
उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑफ EIA, यानी कि जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है और क्या कुछ आता है इसमें एक्सपर्ट कमेटी की अगर हम बात करें। समितियां निम्नलिखित में से विशेषज्ञ होंगे। अब जैसे अगर कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटीज़ की बात करें, EIA के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जो इस पर काम करती है, और कौन से बेसिस पर बनाई जाती है जो एक्सपर्ट कमेटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से हैं, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड जो एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं किससे रिलेटेड, इकोसिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो इस कमेटी में शामिल होते हैं। सेकंड है एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, यानी कि एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो सारे किसमें, इस कमेटी में इंक्लूड किए जाते हैं। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, फ्लोरा एंड फोना कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट हैं, और इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फील्ड का, और ये सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए। लैंड यूज़ प्लानिंग है, भूमि उपयोग योजना के लिए, सोशल साइंस एंड द रिहेबिलिटेशन के लिए ये सारे एक्सपर्ट आ जाते हैं इसमें, एंड द प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए, यानी कि परियोजना जो मूल्यांकन है उसके लिए सारे एक्सपर्ट इसमें होते हैं, वो अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए, तो तब वो इस कमेटी में क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। एंड इकोलॉजी, पारिस्थिति, एनवायरमेंटल हेल्थ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट है या फिर कोई एक्सपर्ट है अपने फील्ड के, तो वो इसमें शामिल किए जाते हैं। एंड सब्जेक्ट एरिया स्पेशलिस्ट है, किसी भी एरिया जो मान लो जैसे हिमालयन रीजन में जो काम करते हैं या फिर जो मैरीन रीजन जो है उसमें काम करते हैं, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव ऑन NGO एंड द पर्सन कंसर्न विद द एनवायरमेंटल इशू, यानी कि अपने विषय क्षेत्र के विशेषज्ञ के बाद पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित, यानी कि कोई भी NGO है, कोई पर्सन है, कोई जो मतलब सोशल सर्विस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर किसी भी व्यक्तियों के जो प्रतिनिधि हैं, तो वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं किसमें, जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी होती है किसके लिए, फॉर EIA के लिए। एंड composition of the expert committee of EIA, यानी कि चेयरमैन विल बी द आउटस्टैंडिंग एंड द एक्सपीरियंस इकोलॉजिस्ट, अध्यक्ष प्रासंगिक विकास में व्यापक प्रबंधकीय अनुभव के लिए एक उत्कृष्ट और अनुभवी पारिस्थितिकविद और पर्यावरण तथा तकनीकी पेशेवर होना चाहिए, यानी कि वो इससे रिलेटेड प्रोफेशन विद द मैनेजरियल एक्सपीरियंस एंड द रिलेवेंट डेवलपमेंट, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी विल एज द मेंबर ऑफ द सेक्रेटरी, एंड द प्रभाव आंकलन एजेंसी का प्रतिनिधि सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। एंड चेयरमैन एंड मेंबर्स विल बी सर्व इन द देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज एक्सेप्ट द दोज स्पेसिफाइली नॉमिनेटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अध्यक्ष और सदस्य विशेष रूप से प्रतिनिधियों के रूप में नामित होंगे, और इसके अलावा अपने व्यक्तिगत क्षमताओं के मतलब जितने भी वो एक्सपर्ट हैं किसी भी फील्ड के, वो इन सभी को छोड़कर अपने फील्ड में यानी कि जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज है उसमें वो काम करेंगे। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ कमेटी शैल नॉट एक्सीड द 15 मेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि समिति की जो सदस्यता होती है वो 15 सदस्यों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है द 6 रीजनल ऑफिसेज ऑफ द मिनिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रीजनल ऑफिस इनमें से किस शहर में है किस में नहीं है। दिस रीजनल ऑफिसेज ऑफ द मिनिस्ट्री लोकेटेड एट द शिलोंग, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बेंगलोर, लखनऊ एंड द भोपाल, हेल्प इन द मिनिस्ट्री इन द पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द क्लियर्ड रिपोर्ट, यानी कि ये सब जो रीजनल ऑफिसेज हैं ये क्लियरेंस जो मिनिस्ट्री हमारी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उनको हेल्प करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट की क्लियरेंस रिपोर्ट के लिए। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें से नोट कीजिए, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे टाइम टू टाइम आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।